क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहाँ से आए हैं? क्या भारत की संस्कृति यहीं पैदा हुई या कहीं बाहर से आई? और अगर आई, तो कब और कैसे? यही सवाल हजारों साल से इतिहासकारों को उलझा रहा है। इस सवाल का नाम है आर्यन माइग्रेशन डिबेट, यानी क्या आर्य बाहर से आए थे या यहीं के थे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आर्य कौन थे। आर्य कोई जाति नहीं थे, बल्कि एक भाषा और एक संस्कृति से जुड़े लोग थे। यानी ये पहचान थी, खून से नहीं, सोच से। अब आते हैं पहले विचार पर, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए। धीरे धीरे वे यहाँ बस गए। इस बात के कुछ प्रमाण भी दिए जाते हैं। संस्कृत और यूरोप की भाषाओं में समानता, घोड़े और रथ का उपयोग, ऋग्वेद में संकेत। अब आते हैं दूसरे विचार पर। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि वे यहीं भारत में विकसित हुए। इस थियरी के अनुसार संस्कृति में कंटिन्यूटी है, कोई बड़े इन्वेजन के प्रमाण नहीं, सब कुछ यहीं इवॉल्व हुआ। तो क्या दोनों में से एक ही सही है या सच्चाई कुछ और है? आज के ज्यादातर विद्वान मानते हैं ये इन्वेजन नहीं था, बल्कि ये एक ग्रेजुअल माइग्रेशन था। लोग आए, मिले और एक नई संस्कृति बनी। अब सवाल उठता है, सच्चाई क्या है? सच ये है कि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, सिर्फ क्लूज हैं। ऋग्वेद, आर्कियोलॉजी, लैंग्वेज, यानी हम पजल के कुछ टुकड़े देख सकते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं। और शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि ये हमें सिर्फ आंसर्स नहीं देता, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या ज्यादा जरूरी है आर्य कहाँ से आए, या ये कि उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें दिया वेद, संस्कृति और सोचने का तरीका। शायद हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई ये उतना जरूरी नहीं है, जितना ये कि हम आज क्या बन गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आर्य कौन थे? जब हम आर्य शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक जाति या रेस की छवि बनती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आर्य कोई एक नस्ल नहीं थे, बल्कि ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो एक खास भाषा बोलते थे और एक समान संस्कृति को मानते थे। ये एक पहचान थी जो विचारों से बनी थी, खून से नहीं। और यही बात इस पूरे विषय को और भी दिलचस्प बना देती है। क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे? यही वो सवाल है जिसने इतिहासकारों को दशकों से उलझा रखा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, जबकि कुछ कहते हैं वे यहीं के मूल निवासी थे। यानी दो अलग अलग विचार और दोनों के अपने अपने तर्क। इस बहस को ही कहा जाता है आर्यन माइग्रेशन डिबेट। आर्यन माइग्रेशन थियरी क्या कहती है? इस थियरी के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। वे धीरे धीरे भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में प्रवेश किए और फिर यहाँ बस गए। इस बात के समर्थन में भाषा यानी संस्कृत और अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं की समानता, घोड़े और रथ के प्रमाण, ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक संकेत, इन सब को आधार बनाया जाता है। यानी ये एक माइग्रेशन था, ना कि कोई अचानक हमला। इंडिजिनस थियरी यानी मूल निवासी सिद्धांत क्या कहता है? इस थियरी के अनुसार आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वे यहीं भारत में विकसित हुए। इसके पक्ष में तर्क है सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति के बीच कंटिन्यूटी, भारत में लंबे समय से मौजूद संस्कृति, कुछ पुरातात्विक प्रमाण। यानी इस थियरी के अनुसार भारत की सभ्यता बाहरी प्रभाव से नहीं, बल्कि अंदर से विकसित हुई। ऋग्वेद इस डिबेट में क्या बताता है? ऋग्वेद इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें नदियों, पहाड़ों और प्रकृति का वर्णन मिलता है, खासकर सरस्वती जैसी नदियों का उल्लेख। लेकिन ये साफ नहीं बताता कि आर्य कहाँ से आए थे। यानी ये हमें क्लूज देता है, लेकिन पूरा आंसर नहीं। क्या आर्य आक्रमणकारी थे? पहले कुछ इतिहासकार मानते थे कि आर्य लोग आक्रमण करके आए, लेकिन आज इस विचार को काफी हद तक नकार दिया गया है। अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये एक धीमा माइग्रेशन था। लोग धीरे धीरे आए, बसते गए और स्थानीय लोगों के साथ मिल गए। यानी ये संघर्ष नहीं, बल्कि मिश्रण यानी मिक्सिंग था। क्या आर्य और स्थानीय लोगों के बीच टकराव हुआ? संभव है कि कुछ संघर्ष हुए हों, लेकिन बड़े पैमाने पर युद्ध के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। इसके बजाय हमें संस्कृति का मिलन दिखाई देता है, भाषा का विकास, नई परंपराओं का जन्म। यानी दो अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक नई पहचान बना रही थी। इस डिबेट का आज क्या महत्व है? ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। हम कौन हैं,
हमारी जड़ें कहाँ हैं, ये डिबेट हमें हमारे अतीत को समझने में मदद करती है। लेकिन सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है। क्या ये सच कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा? शायद और शायद नहीं, क्योंकि इतिहास हमेशा पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। नई खोजें, नई तकनीकें हमें नए आंसर्स दे सकती हैं, लेकिन कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही रहेंगे। तो क्या ज्यादा जरूरी है आर्य कहाँ से आए या ये कि उन्होंने क्या बनाया? शायद ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने क्या सोचा, क्या बनाया और हमें क्या दिया। उन्होंने हमें दिया वेद, संस्कृति और सोचने का तरीका। यानी उनकी यात्रा चाहे जहां से शुरू हुई हो, उसका असर आज भी हमारे अंदर जिंदा है। कभी कभी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि उस सवाल की यात्रा हमें ज्यादा सिखाती है। क्या वैदिक काल के लोग पूरी तरह नोमैडिक थे? शुरुआती वैदिक काल में लोग पूरी तरह स्थायी नहीं थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मुख्य कारण था पशुपालन। उन्हें अपने पशुओं के लिए नए चरागाह यानी ग्रासलैंड्स की जरूरत होती थी। लेकिन धीरे धीरे वे स्थायी रूप से बसने लगे। यहीं से गांव और खेती का विकास शुरू हुआ। गाय को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था? वैदिक समाज में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो धन का प्रतीक थी। जितनी ज्यादा गायें, उतना ज्यादा समृद्ध व्यक्ति। गाय से दूध, घी और यज्ञ के लिए सामग्री मिलती थी। यानी गाय इकोनॉमी प्लस रिलीजन दोनों का हिस्सा थी। क्या उस समय महिलाओं की स्थिति मजबूत थी? शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, यज्ञ में भाग ले सकती थीं, अपने विचार रख सकती थीं। कुछ महिलाओं ने तो ऋग्वेद में मंत्र भी लिखे। ऋग्वेदा यानी समाज में उनका सम्मान था। क्या उस समय कास्ट सिस्टम मौजूद था? शुरुआती वैदिक काल में कास्ट सिस्टम इतना कठोर नहीं था। समाज को 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये डिवीजन जन्म पर नहीं, बल्कि काम पर आधारित था। बाद में ये सिस्टम कठोर हो गया। क्या वैदिक लोग लिखना जानते थे? नहीं। शुरुआती वैदिक काल में लिखित परंपरा नहीं थी। ज्ञान को मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता था। यानी गुरु बोलते थे, शिष्य याद करते थे, और यही परंपरा सदियों तक चली। क्या युद्ध होते थे? हाँ, छोटे छोटे जन के बीच युद्ध होते थे। मुख्य कारण जमीन, पशु, शक्ति। ऋग्वेद में कई युद्धों का वर्णन मिलता है, लेकिन ये युद्ध छोटे स्तर पर होते थे। क्या शिक्षा सिस्टम था? हाँ, लेकिन वो आज जैसा नहीं था। गुरुकुल सिस्टम था, जहां शिष्य गुरु के साथ रहते थे और सीखते थे वेद, जीवन के नियम, अनुशासन। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये जीवन जीने की शिक्षा थी। क्या संगीत और कला का महत्व था? हाँ, ऋग्वेद के मंत्र गाकर बोले जाते थे। संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण एक रिदम में किया जाता था। यानी धर्म प्लस संगीत एक अनुभव। क्या वैदिक लोग प्रकृति से डरते थे या उसका सम्मान करते थे? वे प्रकृति से डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। बिजली, इंद्र; आग, अग्नि; जल, वरुण। वे मानते थे कि प्रकृति में शक्ति है और उसी शक्ति को देवताओं के रूप में पूजते थे। क्या वैदिक काल ने आज के भारत की नींव रखी? हाँ, कहीं ना कहीं। भाषा, संस्कृत, परंपरा, धार्मिक सोच, इन सब की शुरुआत यहीं से हुई। यानी आज का भारत किसी न किसी रूप में वैदिक काल की छाया है। अगर वैदिक लोग इतने एडवांस्ड थे, तो फिर उन्होंने शहर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि उनका फोकस अलग था। वे प्रकृति के साथ जीना चाहते थे। शहर नहीं, संतुलन जरूरी था। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।
5000 साल पहले, जब दुनिया के बड़े हिस्से अंधेरे में थे, जब इंसान जंगलों में भटक रहा था, जब सभ्यता का मतलब सिर्फ जिंदा रहना था, तब सिंधु घाटी में इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन बना चुका था। सवाल ये है, ये लोग इतने एडवांस्ड कैसे थे? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में पहली सभ्यता जन्म ले रही थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें हर घर में बाथरूम था, पूरी सिटी प्लानिंग ग्रिड सिस्टम पर थी, ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस्ड था कि आज भी इंजीनियर्स हैरान हो जाते हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये अर्बन प्लानर्स थे, ये इंजीनियर्स थे, ये ट्रेडर्स थे, ये थिंकर्स थे। ये सभ्यता फैली थी 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। आज का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक 2000 से ज्यादा साइट्स और 100 से ज्यादा बड़े शहर। सोचो, जब दुनिया के बाकी लोग छोटे छोटे समूहों में रह रहे थे, तब ये लोग पूरी सिटीज डिजाइन कर रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इनकी कोई बड़ी सेना का सबूत नहीं मिला, कोई राजा, कोई महल नहीं मिला, कोई युद्ध के निशान नहीं। निशान नहीं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इनकी कोई बड़ी सेना का सबूत नहीं मिला, कोई राजा, कोई महल नहीं मिला, कोई युद्ध के निशान नहीं। फिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कंट्रोल कैसे होती थी? कौन चला रहा था इसे? कैसे मेंटेन होती थी इतनी परफेक्ट प्लानिंग? और सुनो, इनकी एक भाषा भी थी, एक स्क्रिप्ट जिसमें 400 से ज्यादा सिंबल्स थे, लेकिन आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया। सोचो, अगर वो भाषा डिकोड हो जाए तो क्या क्या सीक्रेट सामने आएंगे? उनका विज्ञान, उनका समाज, उनकी असली कहानी। ये लोग नेचर के साथ जीते थे, नदियों के किनारे, जहां पानी था वहीं जीवन था। सिंधु नदी, रावी, सतलुज और एक रहस्यमयी नदी, सरस्वती। हाँ, वही सरस्वती नदी जो आज गायब हो चुकी है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी नदी के सूखने से ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था, या फिर इस सिविलाइजेशन के पीछे यहाँ के कोई शहर और कहानी बार छुपी है? बार फ्लड झेल चुके थे, फिर भी ये लोग हर बार और बेहतर बनाते थे। वाटर मैनेजमेंट इतना एडवांस्ड था कि डेजर्ट में भी पानी स्टोर किया जाता था। ये लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, ये फ्यूचर डिजाइन कर रहे थे। और एक और शॉकिंग बात, दुनिया में सबसे पहले कॉटन का इस्तेमाल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मेसोपोटामिया तक, एग्जैक्ट वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम। अब जरा सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसमें टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, प्लानिंग परफेक्ट, सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, नेचर बैलेंस मेंटेन्ड, फिर भी वो खत्म हो गई। ना कोई बड़ा युद्ध, ना कोई डिस्ट्रक्शन का क्लियर एविडेंस, बस धीरे धीरे ये लोग गायब हो गए। क्या ये सच में खत्म हुई थी, या ये लोग कहीं और जाकर नई सभ्यताओं की शुरुआत कर गए? सिंधु घाटी की सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक पहेली है, एक रहस्य है, एक ऐसी कहानी जिसका हर टुकड़ा हमें कुछ नया सिखाता है। और आज हम इस रहस्य के हर पहलू को खोलेंगे, जानेंगे कैसे ये सभ्यता बनी, कैसे ये इतनी एडवांस्ड हुई, और आखिर कैसे ये इतिहास में खो गई। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की असली कहानी। किसी भी सभ्यता की असली कहानी उसकी नदियों में छुपी होती है। ये सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं बसी थी, बल्कि ये एक पूरे रिवर सिस्टम पर आधारित थी। सिंधु नदी, जो हिमालय से निकलकर हजारों किलोमीटर बहती हुई अरब सागर में मिलती है। इसी नदी ने इस सभ्यता को जीवन दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और नदी थी जो आज
गायब हो चुकी है। घग्गर हकरा, जिसे कई इतिहासकार प्राचीन सरस्वती नदी मानते हैं, आज ये नदी रेगिस्तान में सूखी पड़ी है, लेकिन हजारों साल पहले यहीं जीवन बहता था। कल्पना करो, जहां आज रेत के टीले हैं, वहीं कभी हरी भरी जमीन थी। जहां आज सूखा सन्नाटा है, वहीं कभी शहर बसते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है, इस सूखी नदी के किनारे सैकड़ों शहर और बस्तियां मिली हैं। मतलब ये नदी सिर्फ एक जल स्रोत नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशन बैकबोन थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी नदी पूरी तरह गायब हो गई? साइंस मानता है टेक्टोनिक शिफ्ट्स, भूकंपीय बदलाव, क्लाइमेट चेंज, मॉनसून पैटर्न बदलना, इन सब कारणों से सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई। और जब नदी सूख गई तो उसके किनारे बसी सभ्यता भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लेकिन क्या सिर्फ एक नदी के सूखने से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है? या फिर ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है? क्योंकि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ नदी पर डिपेंड नहीं थे, वे नेचर को समझते भी थे। एविडेंस बताता है ये लोग फ्लड प्रून एरियाज में रहते थे, लेकिन हर बार वे खुद को अडेप्ट करते थे। बार बार बाढ़ आती थी, पानी शहरों को डुबो देता था, लेकिन हर बार ये लोग अपने शहरों को और ऊंचा बनाते थे। कई शहर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने, लेयर्स में कंस्ट्रक्शन मिला, मल्टीपल रीबिल्ड्स। मतलब ये लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, ये लर्न कर रहे थे हर डिजास्टर से। और यही नहीं, इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अपने समय से बहुत आगे था। धोलावीरा जैसे शहरों में विशाल जलाशय, रेजर्वोयर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी स्टोर करने की कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जहां आज पानी की कमी है, वहां 5000 साल पहले ये लोग पानी को कंट्रोल कर रहे थे। ये दिखाता है कि ये लोग सिर्फ नदी के किनारे रहने वाले लोग नहीं थे। ये लोग नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलते थे, उसे समझते थे और जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल भी करते थे। लेकिन जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है, तो सबसे एडवांस सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। शायद यही वजह है कि उनकी सभ्यता इतनी लंबे समय तक टिकी रही। लेकिन जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है, तो सबसे एडवांस्ड सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है, तो सबसे एडवांस सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। सरस्वती का सूखना सिर्फ एक नदी का खत्म होना नहीं था, ये एक पूरी सिविलाइजेशन के लिए टर्निंग पॉइंट था। लोगों को अपने शहर छोड़ने पड़े, नई जगहों पर बसना पड़ा, छोटे छोटे समूहों में बंटना पड़ा। लेकिन क्या ये लोग कहीं गायब हो गए, या ये लोग नई सभ्यताओं में बदल गए? क्या आज की भारतीय संस्कृति में उनकी झलक मिलती है? सिंधु घाटी की नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती थीं, वे इतिहास बहाती थीं। अब सवाल ये है, इन नदियों के किनारे बसे शहर इतनी एडवांस कैसे थी? आगे हम जानेंगे उनकी सिटी प्लानिंग, जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। अगर कोई चीज सिंधु घाटी सभ्यता को महान बनाती है, तो वो है इसकी प्लानिंग। ये सिर्फ घरों का समूह नहीं था, ये एक परफेक्टली डिजाइन सिस्टम था, जहां हर चीज सोच समझकर बनाई गई थी। सबसे पहले इनके शहरों की बनावट। आज हम मॉडर्न सिटीज में स्ट्रेट रोड्स और सेक्टर्स देखते हैं, लेकिन 5000 साल पहले सिंधु घाटी के लोग पहले से ही ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे। सड़कें सीधी थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। पूरा शहर ब्लॉक्स में डिवाइड था। मतलब हर गली,
हर मोड़ पहले से प्लान किया गया था। ये कोई रैंडम बसावट नहीं थी, ये एक अर्बन ब्लूप्रिंट था। और इस शहर को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। सिटाडेल, ऊंचा भाग, लोअर टाउन, निचला भाग। सिटाडेल, जहां पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे। लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। ये डिवीजन दिखाता है कि प्लानिंग सिर्फ रोड्स तक सीमित नहीं थी, ये पूरी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का तरीका था। अब आते हैं सबसे शॉकिंग चीज पर, इनका ड्रेनेज सिस्टम। इतना एडवांस्ड था कि आज भी कई शहर इसकी बराबरी नहीं कर पाते। हर घर से नाली जुड़ी होती थी। ये नालियां मेन ड्रेन से कनेक्ट होती थीं। मेन ड्रेन्स सड़कों के किनारे चलते थे। और सबसे खास बात, ये ड्रेन्स कवर्ड थे, मतलब गंदा पानी ढक्कन के नीचे फ्लो करता था, ऊपर साफ सुथरी सड़क। डीप डिटेल, इंस्पेक्शन होल्स सफाई के लिए, स्लोप डिजाइन पानी रुके नहीं, सोक पिट्स, फिल्टरिंग सिस्टम। ये सिर्फ ड्रेनेज नहीं था, ये एक कंप्लीट सैनिटेशन सिस्टम था। दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम। अब बात करते हैं इनके घरों की। हर घर बेक्ड ब्रिक्स से बना होता था। ब्रिक्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होता था। इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, यानी पूरी सिविलाइजेशन में एक जैसी मेजरमेंट सिस्टम। और सबसे शॉकिंग बात, लगभग हर घर में बाथरूम था। हाँ, 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खुले में रहते थे, यहाँ हर घर में प्राइवेट बाथरूम था। और सिर्फ बाथरूम ही नहीं, प्राइवेट वेल्स कई घरों में, पानी सप्लाई सिस्टम, कोर्टयार्ड डिजाइन वेंटिलेशन के लिए। मतलब ये लोग हाइजीन, प्राइवेसी और कंफर्ट तीनों को समझते थे। अब एक छोटी सी चीज जो बहुत बड़ी बात बताती है, ईंटें। इनकी ब्रिक्स बेक्ड यानी पकी हुई, स्ट्रॉन्ग और सेम रेशियो 1:2:4। ये दिखाता है कि इनके पास प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम था, स्किल्ड लेबर था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। ये कोई साधारण कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये इंजीनियरिंग मास्टरी थी। अब बात करते हैं इनके घरों की। हर घर बेक्ड ब्रिक्स से बना होता था। ब्रिक्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होता था। इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, यानी पूरी सिविलाइजेशन में एक जैसी मेजरमेंट सिस्टम। और सबसे शॉकिंग बात, लगभग हर घर में बाथरूम था। हाँ, 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खुले में रहते थे, यहाँ हर घर में प्राइवेट बाथरूम था। और सिर्फ बाथरूम ही नहीं, प्राइवेट वेल्स कई घरों में, पानी सप्लाई सिस्टम, कोर्टयार्ड डिजाइन वेंटिलेशन के लिए। मतलब ये लोग हाइजीन, प्राइवेसी और कंफर्ट तीनों को समझते थे। अब एक छोटी सी चीज जो बहुत बड़ी बात बताती है, ईंटें। इनकी ब्रिक्स बेक्ड यानी पकी हुई, स्ट्रॉन्ग और सेम रेशियो 1:2:4। ये दिखाता है कि इनके पास प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम था, स्किल्ड लेबर था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। ये कोई साधारण कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये इंजीनियरिंग मास्टरी थी। अब पब्लिक बिल्डिंग्स। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर, ड्रेनेज अटैच्ड, स्टेप्स डिजाइन, ग्रैनरीज, फूड स्टोरेज सिस्टम, वेंटिलेशन, असेंबली हॉल्स, पब्लिक गैदरिंग्स। ये दिखाता है कि ये लोग सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ नहीं, कम्युनिटी लाइफ भी प्लान करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी परफेक्ट प्लानिंग, इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी एडवांस थिंकिंग, ये सब 5000 साल पहले कैसे पॉसिबल था? क्योंकि कोई बड़ा राजा नहीं मिला, कोई पैलेस नहीं मिला, कोई आर्मी एविडेंस नहीं। फिर भी इतनी डिसिप्लिन। शायद ये सोसाइटी
रूल से नहीं, सिस्टम से चलती थी, जहां हर व्यक्ति एक बड़े डिजाइन का हिस्सा था। आज हम स्मार्ट सिटीज बनाते हैं, लेकिन 5000 साल पहले उन्होंने ऑलरेडी परफेक्ट सिटीज बना ली थी। आज हम सैनिटेशन की बात करते हैं, उन्होंने उसी जीवन का हिस्सा बना लिया था। आज हम प्लानिंग सीख रहे हैं, वे पहले से मास्टर थे। सिंधु घाटी की प्लानिंग सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थी, ये एक सोच थी, एक विजन। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, इतनी एडवांस सिटीज में रहने वाले लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे, कैसा था उनका समाज? आगे हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेली लाइफ और सोसाइटी। ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, ये व्यापारी भी थे, और सिर्फ छोटे व्यापारी नहीं, इनका व्यापार हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। कल्पना करो, 5000 साल पहले, जब ना ट्रक्स थे, ना ट्रेन्स, ना शिप्स जैसे आज, फिर भी सिंधु घाटी के लोग दूसरी सभ्यताओं से व्यापार कर रहे थे। सबसे बड़ा सबूत मेसोपोटामिया, आज का इराक, जहां खुदाई में हड़प्पन सील्स मिले हैं, इंडस स्टाइल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली को मेलुहा नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में मेलुहा ट्रेड का जिक्र मिलता है। मतलब ये कोई छोटा कनेक्शन नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम था। दो अलग अलग सभ्यताएं हजारों किलोमीटर दूर, फिर भी आपस में जुड़ी हुई थीं। अब सवाल, ये लोग बेचते क्या थे? फास्ट कट व्हील, बीड्स यानी मोतियों की माला, सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे लैपिस लाजुली, कार्नेलियन, पॉटरी, मेटल टूल्स। हाइलाइट और सबसे शॉकिंग चीज, कॉटन। दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन का इस्तेमाल यहीं हुआ। जब बाकी सभ्यताएं वुल या एनिमल स्किन्स पहन रही थीं, तब इंडस वैली के लोग कॉटन कपड़े पहन रहे थे। इंपैक्ट ये दिखाता है कि ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं, इनोवेटर्स भी थे। अब सवाल, ये लोग लेते क्या थे? फास्ट कट व्हील, मेसोपोटामिया से मेटल्स, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, ओमान रीजन से कॉपर। मतलब इनका नेटवर्क मल्टी डायरेक्शनल था। वे सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करते थे, वे रिसोर्सेज भी इंपोर्ट करती थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, इतनी दूर तक व्यापार कैसे होता था? बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट्स, नदी मार्ग यानी बोट्स, समुद्री रास्ते यानी शिप्स फ्रॉम लोथल पोर्ट। विजुअल सीन, लोथल, जहां दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है। यहां से जहाज अरब सागर में निकलती थी और दूर दूर तक व्यापार करती थी। डीप इनसाइट, मतलब ये लोग सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थे, वे सी ट्रेडर्स भी थे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, मेजरमेंट सिस्टम, स्टोन वेट्स, एग्जैक्ट यूनिट्स, यूनिफॉर्म सिस्टम। हर शहर में एक जैसा मेजरमेंट सिस्टम। मतलब अगर कोई व्यापारी हड़प्पा से मोहनजोदड़ो जाता तो उसे सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इकोनॉमी का संकेत है। बाइनरी सिस्टम, 1, 2, 4, 8, 16 बेस्ड वेट्स, हाई एक्यूरेसी। ये दिखाता है कि ये लोग मैथ और प्रिसिजन को समझते थे। अब बात करते हैं इंटरनल इकोनॉमी की। हर शहर में लोकल मार्केट्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन। कुछ लोग फार्मिंग करते थे, कुछ पॉटरी, कुछ ज्वेलरी बनाते थे। ये था डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक काम करता था, और यही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की पहचान है। अब सबसे फैसिनेटिंग चीज, सील्स, एनिमल्स के सिंबल्स, स्क्रिप्ट एनग्रेव्ड। इनका इस्तेमाल गुड्स मार्क करने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए। मतलब ये एक तरह का ब्रांडिंग सिस्टम था, आज के लोगोस जैसी।
अब जरा सोचो, एक ऐसी इकोनॉमी, बिना कॉइन्स के, बिना बैंक्स के, बिना रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स डिकोडेड, फिर भी इतनी स्मूथली चल रही थी। कैसे? क्योंकि ट्रस्ट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ये इकोनॉमी रूल से नहीं, सिस्टम और ट्रस्ट से चलती थी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, मेजरमेंट सिस्टम। स्टोन वेट्स, एग्जैक्ट यूनिट्स, यूनिफॉर्म सिस्टम। हर शहर में एक जैसा मेजरमेंट सिस्टम। मतलब अगर कोई व्यापारी हड़प्पा से मोहनजोदड़ो जाता तो उसे सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इकोनॉमी का संकेत है। बाइनरी सिस्टम, 1, 2, 4, 8, 16 बेस्ड वेट्स, हाई एक्यूरेसी। ये दिखाता है कि ये लोग मैथ और प्रिसिजन को समझते थे। अब बात करते हैं इंटरनल इकोनॉमी की। हर शहर में लोकल मार्केट्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन। कुछ लोग फार्मिंग करते थे, कुछ पॉटरी, कुछ ज्वेलरी बनाते थे। ये था डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हर व्यक्ति एक स्पेसिफिक काम करता था, और यही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की पहचान है। अब सबसे फैसिनेटिंग चीज, सील्स, एनिमल्स के सिंबल्स, स्क्रिप्ट एनग्रेव्ड। इनका इस्तेमाल गुड्स मार्क करने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए। मतलब ये एक तरह का ब्रांडिंग सिस्टम था, आज के लोगोज जैसी। अब जरा सोचो, एक ऐसी इकोनॉमी, बिना कॉइन्स के, बिना बैंक्स के, बिना रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स डिकोडेड, फिर भी इतनी स्मूथली चल रही थी। कैसे? क्योंकि ट्रस्ट सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ये इकोनॉमी रूल से नहीं, सिस्टम और ट्रस्ट से चलती थी। आज हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं। उन्होंने 5000 साल पहले ही शुरू कर दिया था। आज हम ब्रांडिंग करते हैं, उन्होंने सील्स बना ली थीं। आज हम लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं, वे पहले से मास्टर थे। सिंधु घाटी की इकोनॉमी सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये कनेक्शन की इकोनॉमी थी। लोगों को जोड़ने वाली, सभ्यताओं को जोड़ने वाली। लेकिन इतनी एडवांस्ड इकोनॉमी और इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, फिर भी ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? आगे हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़े रहस्य। लेकिन इतनी एडवांस सिटीज में रहने वाले लोग आखिर कैसे जीते थे? उनका दिन कैसा होता था? वे क्या खाते थे? कैसे कपड़े पहनते थे? सिंधु घाटी सभ्यता को समझना सिर्फ उसकी बिल्डिंग्स को समझना नहीं है, बल्कि उसके लोगों को समझना है। सबसे पहले उनका समाज। एविडेंस बताता है, कोई क्लियर क्लास डिवाइड नहीं, कोई बड़े महल नहीं, कोई झोपड़ी जैसा एक्सट्रीम अंतर नहीं। मतलब अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। अधिकतर घर एक जैसे साइज के, एक जैसी स्ट्रक्चर वाले। ये दिखाता है कि ये सोसाइटी शायद बराबरी पर आधारित थी। यहां पावर शायद वेल्थ से नहीं, सिस्टम और रोल से तय होती थी। क्या ये दुनिया की पहली बैलेंस्ड अर्बन सोसाइटी थी? अब बात करते हैं महिलाओं की। इंडस वैली में महिलाओं का स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मदर गॉडेसेस की मूर्तियां, फर्टिलिटी सिंबल्स। ये दिखाता है कि विमेन लाइफ गिवर, नेचर सेक्रेड। शायद ये सोसाइटी महिलाओं को सम्मान देती थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहाँ मेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। हालांकि पूरी तरह कंफर्म नहीं है, लेकिन एविडेंस महिलाओं की इंपॉर्टेंस जरूर दिखाता है। अब सवाल, ये लोग खाते क्या थे? गेहूं, जौ, चावल, कुछ क्षेत्रों में दालें, और दूध, दही, फल, मछली रिवर एरियाज में। मांस लिमिटेड एविडेंस। मतलब इनका डाइट बैलेंस्ड और हेल्दी था। सुबह खेती, पशुपालन, दिन में काम, व्यापार, शाम को
परिवार, समाज। ये एक सिंपल लेकिन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ थी। अब बात करते हैं फैशन की। हाँ, 5000 साल पहले भी लोग फैशन कॉन्शियस थे। कॉटन कपड़े, लाइट ड्रेप्ड ड्रेसेस, पुरुष कमर के आसपास क्लॉथ, महिलाएं ऑर्नामेंट्स प्लस डेकोरेटिव ड्रेसेस, ज्वेलरी, गोल्ड, बीड्स, शेल, स्टोन, हर तरह के ऑर्नामेंट्स, नेकलेसेस, बैंगल्स, इयररिंग्स। ये दिखाता है कि ये लोग ब्यूटी और स्टाइल को भी इंपॉर्टेंस देते थे। अब कल्चर। इंडस वैली के लोग पॉटरी बनाते थे, सील्स डिजाइन करते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे। डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, जो आज भी उनकी आर्ट स्किल्स का प्रूफ है। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, ये उनकी आइडेंटिटी थी। और हाँ, ये लोग सिर्फ काम नहीं करते थे, मतलब ये लोग लाइफ एंजॉय भी करते थे। अब जरा सोचो, एक सोसाइटी जहां इक्वालिटी है, हाइजीन है, प्लानिंग है, कल्चर है और सबसे खास बात पीस है। क्योंकि युद्ध के सबूत नहीं, डिस्ट्रक्शन एविडेंस नहीं, ये सोसाइटी शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक आइडियल वर्जन थी, जहां लोग नेचर के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे और सिस्टम के साथ। आज हम इक्वालिटी की बात करते हैं, उन्होंने उसे जी लिया था। आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उन्होंने उसे पूजा बना दिया था। आज हम हेल्दी लाइफस्टाइल खोजते हैं, वे पहले से जी रहे थे। सिंधु घाटी का जीवन सिर्फ जीने का तरीका नहीं था, ये एक बैलेंस्ड लाइफ का उदाहरण था। लेकिन इतनी परफेक्ट सोसाइटी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन फिर भी इतिहास में क्यों खो गई? आगे हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़े रहस्य और डाउनफॉल। इनका धर्म आज भी एक रहस्य है। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी एडवांस्ड थी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड थी, लेकिन जब बात आती है उनके धर्म की, तो हमारे पास सिर्फ क्लूज हैं, पूरी कहानी नहीं। न कोई ग्रंथ, न कोई स्पष्ट मंदिर, न कोई साफ साफ प्रमाण। फिर भी कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें उनके विश्वासों की झलक देते हैं। सबसे बड़ा संकेत एक छोटी सी सील से मिलता है, जिसे हम कहते हैं पशुपति सील। इस सील में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, चारों तरफ जानवर हैं, योग जैसी मुद्रा में। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ये भगवान शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है, क्योंकि योग मुद्रा, जानवरों के स्वामी, पशुपति। लेकिन ये पूरी तरह कंफर्म नहीं है। फिर भी ये एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण, मदर गॉडेस। कई जगह स्त्री की मूर्तियां मिली हैं, फर्टिलिटी सिंबल्स मिले हैं। ये दिखाता है कि जीवन देने वाली शक्ति, प्रकृति की शक्ति, इनके लिए पवित्र थी। शायद वे फर्टिलिटी वर्शिप करते थे, यानी धरती और जीवन उनके लिए डिवाइन था। अब बात करते हैं जानवरों की। इंडस वैली में जानवर सिर्फ पशु नहीं थे, वे सिंबल्स थे। बैल, यूनिकॉर्न लाइक फिगर, एलिफेंट, टाइगर। इन एनिमल्स को
सील्स पर दिखाया गया, इंपॉर्टेंस दी गई। इनसाइट ये बताता है कि इनका धर्म नेचर और एनिमल से जुड़ा था। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी बड़ी सभ्यता, इतना डेवलप्ड सिस्टम, लेकिन कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला। ना पिरामिड्स, ना मैसिव टेम्पल्स। तो फिर ये लोग पूजा कहां करते थे? घरों में, ओपन स्पेसेस में, नेचर के बीच। शायद उनका धर्म बिल्डिंग्स में नहीं, जीवन में था। सबूत बताते हैं कि ये लोग नेचर को पूजते थे। पेड़, पीपल ट्री सिंबल्स, पानी, धरती। मतलब उनका धर्म नेचर-सेंट्रिक था। वे समझती थी कि जीवन प्रकृति से आता है और इसीलिए प्रकृति ही उनका भगवान थी। कुछ एविडेंस ये भी बताते हैं कि इंडस वैली के लोग ध्यान और योग जैसी प्रैक्टिसेस जानते थे। पशुपति सील की मुद्रा इसका संकेत देती है। मतलब उनकी स्पिरिचुअलिटी बाहरी नहीं, अंदर की थी। और सबसे बड़ा रहस्य, उनकी स्क्रिप्ट, जो आज तक डिकोड नहीं हुई। संभव है कि उनके धर्म की असली जानकारी इसी स्क्रिप्ट में छुपी हो, लेकिन जब तक हम इसे पढ़ नहीं पाते, उनका धर्म एक मिस्ट्री ही रहेगा। अब जरा सोचो, एक ऐसा धर्म जिसमें बड़े मंदिर नहीं, जिसमें युद्ध नहीं, जिसमें नेचर वर्शिप है, ये कितना अलग है आज के रिलीजन से। ये रिलीजन फियर पर नहीं, बैलेंस पर आधारित था। ये सिखाता था प्रकृति के साथ जीना। आज हम भगवान को ढूंढते हैं, उन्होंने उसे प्रकृति में देखा। आज हम मंदिर बनाते हैं, उन्होंने जीवन को मंदिर बना दिया। आज हम धर्म को डिवाइड करते हैं, उन्होंने उसे बैलेंस बना दिया। सिंधु घाटी का धर्म आज भी एक पहेली है, लेकिन एक बात साफ है, वे लोग प्रकृति को समझते थे और उसका सम्मान करते थे। लेकिन इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, इतना बैलेंस्ड सिस्टम, फिर भी इतिहास में क्यों खो गया? आगे हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य, इसका अंत। इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हुई? एक ऐसी सिविलाइजेशन जो प्लानिंग में परफेक्ट थी, जो ट्रेड में पावरफुल थी, जो सोसाइटी में बैलेंस थी, फिर भी इतिहास में धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन सच ये है, ये सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई। ये धीरे धीरे बदल गई। वेव प्लस कॉज, रिवर ड्राइंग सरस्वती सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नदियों का बदलना। घग्गर हकरा, जिसे कई लोग सरस्वती नदी मानते हैं, ये नदी धीरे धीरे सूखने लगी और जब पानी खत्म हुआ, खेती प्रभावित हुई, जीवन कठिन हो गया। लोग माइग्रेट करने लगे, क्योंकि जहां पानी नहीं, वहां सिविलाइजेशन नहीं। क्लाइमेट चेंज। मॉनसून पैटर्न बदल गया, बारिश कम होने लगी, सूखा बढ़ गया और इसका सीधा असर पड़ा खेती पर, फूड सप्लाई पर। जब फूड कम होता है तो सोसाइटी भी कमजोर हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं
इसके उलट भी हुआ। कुछ शहर बार बार बाढ़ का शिकार हुए। मोहनजोदड़ो में फ्लड लेयर्स के एविडेंस मिले हैं। मतलब कभी सूखा, कभी बाढ़। नेचर अनस्टेबल हो चुकी थी। रीजन 4, ट्रेड कोलैप्स। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इंडस वैली का ट्रेड मेसोपोटामिया से जुड़ा था, लेकिन 1900 बीसीई के बाद मेसोपोटामिया में भी बदलाव आए। ट्रेड रूट्स कमजोर हो गए, और जब ट्रेड टूटता है तो इकोनॉमी भी टूटती है। रीजन 5, अर्बन डिक्लाइन। धीरे धीरे बड़े शहर टूटने लगे, प्लानिंग वीक होने लगी, लोग छोटे गांवों में बसने लगे। ये प्रोसेस सडन नहीं था, ये ग्रेजुअल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी बड़ी सभ्यता, लेकिन कोई बड़े युद्ध का एविडेंस नहीं, कोई इन्वेजन का क्लियर प्रूफ नहीं। यानी ये सिविलाइजेशन तलवार से नहीं, नेचर और बदलाव से हारी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके लोग माइग्रेट हुए, नए इलाकों में बस गए, नई संस्कृतियों में मिक्स हो गए। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो गई। शायद उनकी परंपराएं आज भी हमारे बीच कहीं जिंदा हैं। अब जरा सोचो, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन, इतना परफेक्ट सिस्टम, फिर भी नेचर के सामने टिक नहीं पाई। ये हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो नेचर के बैलेंस को खो देता है तो सब कुछ खो सकता है। ये कहानी एक सभ्यता की खत्म होने की नहीं, ये कहानी है एक बदलाव की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की, और एक सीख की कि बैलेंस ही असली शक्ति है। सिंधु घाटी सभ्यता आज भले ही खामोश है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, और शायद हम आज भी उसके ही रास्ते पर चल रही हैं। ये सभ्यता खत्म नहीं हुई, ये हम बन गई। सिंधु घाटी की ये सभ्यता हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, ये हमें इंसान होने का मतलब सिखाती है। ये बताती है कि इंसान जब प्रकृति के साथ चलता है तो वो सिर्फ जीता नहीं, वो महान बनता है। जब वो नदियों को समझता है, धरती का सम्मान करता है, संतुलन बनाए रखता है, तो वो सभ्यता बनाता है। लेकिन जब वही इंसान प्रकृति से दूर हो जाता है, संतुलन तोड़ देता है, तो सबसे बड़ी सभ्यता भी धीरे धीरे मिट जाती है। ना तलवार की जरूरत पड़ती है, ना युद्ध की, बस संतुलन का टूटना। काफी होता है। सिंधु घाटी हमें चेतावनी देती है कि विकास जरूरी है, लेकिन संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, पावर सब बेकार है अगर प्रकृति साथ ना हो। आज हम मॉडर्न सिटीज में रहते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन क्या हम उतनी ही बैलेंस्ड हैं जितनी वो थे? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, हमारे भविष्य का है। सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म नहीं हुई, उसकी कहानी आज भी जिंदा है, हमारी सोच में, हमारी संस्कृति में, हमारे अस्तित्व में। क्योंकि पॉज, वो सभ्यता हम ही हैं। अगर आपको ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं
बल्कि एक लेसन लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डीप सिनेमैटिक इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाकई खत्म हुई थी या आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है? आपकी सोच इस कहानी को और गहरा बना सकती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है।